हिंदी पेडागोजी का मॉक टेस्ट 2 है। 30 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और वैसे तो 15 क्वेश्चन ही आते हैं, बट लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और डिफरेंट क्वेश्चंस मिला करके हम लोग डिस्कस करेंगे। चलें आगे बढ़ें, क्वेश्चंस पे आए। बहुत बढ़िया, तो समझते हैं कहानी क्या है। देखिए, मॉक टेस्ट की तरह इसको लेना है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरह। जितने भी सारे टॉपिक्स हैं जो है कोशिश की गई इंक्लूड करने की। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देंगे। कल वाला पीडीएफ आज शेयर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा और बताइएगा कि कवि क्या कहना चाहता है। चलो आ जाओ, इधर देखते हैं फटाफट से। अधिगम के दौरान बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों का अध्ययन और विश्लेषण महत्वपूर्ण है, क्योंकि यानी उनको स्टडी करना है जो एरर्स बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई के दौरान, और उनको एनालाइज करना है यानी विश्लेषण करना है, तोड़ के देखना है। देखना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उनकी अधिगम प्रक्रिया की स्थिति को समझने में मदद करता है कि बच्चे सीख कैसे रहे हैं। इस प्रोसेस को आप समझेंगे यदि बच्चे की गलतियों को आप पकड़ पाएंगे, उसको एनालाइज कर पाएंगे यानी विश्लेषण कर पाएंगे, समझ पाएंगे गलती हो रही है तो क्यों हो रही है, उसकी स्टडी करना। आपको पता लगेगा किन टॉपिक्स में बच्चे ज़्यादा गलतियां करते हैं, किस तरह की गलतियां करते हैं। इसलिए विश्लेषण आवश्यक है ताकि आप ये देख पाएं कि बच्चा सीखता कैसे है, ये आपको पता लगेगा गलतियों से कई बार कहाँ गैप है। उदाहरण के लिए यदि कोई बच्चा मैं स्कूल गया था के बजाय मैं स्कूल जाया था कहता है, तो यह दर्शाता है कि वह सही काल का उपयोग करने में संघर्ष कर रहा है, यानी जो टेंस है वो सही से यूज नहीं कर पा रहा है। इस स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए? 4 ही ऑप्शन है, इन्हीं में से एक सही निकलेगा कुछ जो बच्चे के भले में हो, पक्ष में हो बच्चे के। पहला ऑप्शन है त्रुटि को नजरअंदाज कर देना चाहिए क्योंकि समय के साथ बच्चा खुद सीख जाएगा। देखिए, नजरअंदाज करने से बात बनेगी नहीं, आपको तरीका ढूंढना है कि वो खुद से फिगर आउट करे और सही उत्तर तक पहुंच पाए, या चर्चा करके सही कराया जाए। तुरंत से त्रुटि को करेक्ट नहीं करना होता, बट हाँ चर्चा और परिचर्चा करके सही कराना होता है। देखते हैं, तो ये तो होगा नहीं कि इग्नोर कर देंगे, नजरअंदाज करने से समस्या का समाधान निकलेगा नहीं। सेकंड ऑप्शन है बच्चे की त्रुटियों को तुरंत सही करना चाहिए और सजा का उपयोग करना चाहिए। सजा का उपयोग करने की आजादी या कहूं ये प्रिविलेज आपके पास नहीं है, ये काम आप नहीं कर सकते हैं। सजा जो है आरटी, राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था, उसमें साफ साफ कॉर्पोरल पनिशमेंट को, बच्चे को आप आंखें नहीं दिखा सकते, मुर्गा मुर्गी नहीं बना सकते, डंडा नहीं उठा सकते, बेसिकली आप दंड नहीं दे सकते। सिंपल बात है, प्रोहिबिटेड है, बैन है। आपकी शिकायत की जा सकती है यदि आप बच्चे को कोई भी पनिशमेंट देते हैं तो। ठीक, फिर आती है बात, तो ये भी हट गया। थर्ड ऑप्शन है बच्चे की त्रुटियों का विश्लेषण कर यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि उसे किस प्रकार का समर्थन चाहिए। यानी आप जब बच्चे की गलतियां जो एरर्स हैं उनका विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे, उनको खोल करके देखेंगे और यह समझने का प्रयास करेंगे कि उसे किस प्रकार का समर्थन चाहिए, यानी हेल्प कहाँ चाहिए, बच्चा स्ट्रगल किस एस्पेक्ट में कर रहा है, किस पहलू में जो है वो संघर्षरत है। ठीक, तो ये बात सही है। फोर्थ ऑप्शन देखेंगे, बच्चे को दोबारा से व्याकरण रटने पर मजबूर करना चाहिए। रटना, रटंत विद्या चलंत नहीं, रोट मेमोराइजेशन पे फोकस नहीं करना है। सब्जेक्ट कोई भी हो, पूरी पेडागोजी में रटने पे फोकस नहीं है, अर्थपूर्ण ढंग से सीखने की बात की गई है। तो त्रुटियों का विश्लेषण करके ये समझने का प्रयास करना है कि बच्चे को हेल्प चाहिए कहाँ पे। अगर उसको पास्ट टेंस में या भूतकाल में या वर्तमान में जहां पे भी दिक्कत हो रही है, जिस भी तरह की गलती है, उसको उसका विश्लेषण करके, उसका पता लगा करके, उसकी पूरा क्या कहेंगे ऑटोप्सी करके, एकदम उसको चीरफाड़ करके, और फिर आपको सॉल्यूशन तक पहुंचना है। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा क्या कहता है। दूसरा सवाल अगेन अभिकथन और कारण असर्शन रीजनिंग वाला प्रश्न है, जो लगभग हर एक सब्जेक्ट में आपसे आजकल पूछे ही जाते हैं। ठीक है बात, तो फटाफट से आप जवाब देंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पढ़ करके, है ना। इतना भी जल्दी नहीं देना है कि पढ़ा ही नहीं है और जवाब दे दिया। एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर लेती हूँ, कुछ तो प्रॉब्लम है इस स्क्रीन में, है ना। यूं ही तो कोई स्क्रीन खराब नहीं होती, कुछ तो वजह होती ही है। ये फ्लक्चुएशन पता नहीं आज क्यों है, बट क्या ही हम कर सकते हैं इसमें, वही देखने का प्रयास हम कर रहे हैं। चलिएगा, खैर ये सब बातें होती रहेंगी। हाँ, अभी भी सेम ही समस्या है आई थिंक। देखिएगा, नोट्स कब दे दीजिएगा, नोट्स दे देंगे एक आध दिन में यार, ये इसकी कंप्लेंट कर देना, इसमें दिक्कत आ रही है। देखो एक बार सेकंड क्वेश्चन देखिए आप। स्क्रीन देखना हम कर देते हैं बंद यहाँ से, क्योंकि यहाँ समस्या जो है बरकरार है, फ्लक्चुएट कर रही है स्क्रीन। देखिएगा, ये नए स्टूडियो में पता नहीं रोज़ नई नई समस्याएं आती रहती हैं। सितारा क्या कह रहे हो मैम, आप इतना टाइम के पाबंद कैसे हैं, इतना टाइम के पाबंद कैसे हैं, ये पूछ रहे हो। बस क्या बताएं, कोशिश करेंगे सच में ही पाबंद हो जाएं। ये जो आपने सार्केस्टिकली मजाक उड़ाया है, इसको ठीक किया जाए, है ना। जब चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं और मैनेज नहीं हो पाती तो ये होता है। चलिए आते हैं, देखिए अभिकथन यानी जो आपका स्टेटमेंट है क्या है, हिंदी शिक्षण में कहानी, कविता और नाटक का
उपयोग बच्चों को भाषा सीखने में मदद करता है। यानी जब आप हिंदी का शिक्षण कर रहे हैं, टीचिंग ऑफ हिंदी की अगर हम बात करें, तो जो कहानी है, कविता है, यानी पोइट्री हो गया, स्टोरी हो गई, नाटक हो गया, है ना, ये सब जो हैं ये अलग अलग विधाएं हैं भाषा की। उपयोग बच्चों को भाषा सीखने में मदद करता है। हाँ भाई, बिल्कुल हेल्प करेगा। जब बच्चा कविता गाता है या सुर लय ताल का पूरा इस्तेमाल कर रहा है, कहानी पढ़ता है, नाटक का मंचन करता है, इन सब से उसकी भाषा बेहतर होती है, भाषा की अभिव्यक्ति बेहतर होती है, भाषा का अवबोधन या कॉम्प्रिहेंशन बेटर होता है। ठीक, कारण क्या है इसका? ये साहित्यिक विधाएं बच्चों की कल्पना, रचनात्मकता और अभिव्यक्ति को बढ़ावा देती है। यानी बच्चा कल्पना करेगा, जब वो कविता गाता है ना, तो वो कल्पना करता है कि एक मछली पानी में गई या मछली जल की रानी, तो वो कल्पना करेगा, उसके दिमाग में इमेजिनेशन भी आती है, परियों की दुनिया की बात हो रही है तो वो कल्पना करेगा, इमेजिन करेगा। रचनात्मकता, कुछ जब आप बहुत सारी कविताएं पढ़ रहे हैं, कुछ कहानी पढ़ रहे हैं, नाटक पढ़ रहे हैं, आपसे कहा जाए एक कविता कहानी लिखने को, तो आप भी कर पाएंगे। तो क्रिएटिविटी आती है और अभिव्यक्ति, यानी भाषा को अभिव्यक्त करना, अपने आप को अभिव्यक्त करना, एक्सप्रेस करना बच्चा सीखता है। ठीक, तो ये सारी बातें सही हैं। तो हिंदी शिक्षण में ये सब इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये साहित्यिक विधाएं हैं और इन सबसे ये फायदे होते हैं। दोनों बातें सही हैं अपनी जगह, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी है। ठीक, सही स्पष्टीकरण भी है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा और बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, फटाफट से देख करके आप जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, बहुभाषिक कक्षाओं में जहां बच्चों की मातृभाषा हिंदी से भिन्न हो सकती है। बहुभाषिक कक्षा यानी मल्टीलिंगुअल क्लासेस, जहां कई भाषाएं बोलने वाले बच्चे मौजूद हैं। भाषा अधिगम की प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण हो सकती है, क्योंकि कई सारी भाषाएं बोलने वाले बच्चे हैं तो थोड़ा चैलेंजिंग होगा लैंग्वेज को सीखना। हाँ, चुनौतीपूर्ण हो सकती है। उदाहरण के लिए बंगाली भाषी बच्चे सफल शब्द को सपल कह सकते हैं। इस संदर्भ में शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है, केवल हिंदी में बोलने पर जोर देना चाहिए और मातृभाषा के उपयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। आपकी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, नई शिक्षा नीति, चाहे वो कोठारी आयोग हो जिसमें त्रिभाषा सूत्र, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात की है, कोई भी ये नहीं कहता कि बच्चे की मातृभाषा के इस्तेमाल को या उपयोग को, प्रयोग को हतोत्साहित करो। प्रोत्साहित करना है, बढ़ावा देना है बच्चे की मदर टंग को, जो भी उसके घर पे बोली जाती है उसको हतोत्साहित नहीं करना। इवन प्राइमरी क्लासेस में तो जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, यानी अनुदेशन का जो माध्यम है, वो मातृभाषा होनी चाहिए बच्चे की। बच्चे के घर पे जो भाषा बोली जा रही है उसमें ही आप उसको प्राइमरी लेवल पे शिक्षण प्रदान करें। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है, मातृभाषा और हिंदी के बीच समानताओं और अंतर को समझाते हुए बच्चों को नई भाषा सीखने में मदद करनी चाहिए। यानी मातृभाषा यानी मदर टंग और हिंदी के बीच समानताओं और अंतर को समझते हुए बच्चों को नई भाषा सीखने में मदद कर रहे हैं। चलो ठीक है, मे बी। फिर देखते हैं, वैसे हिंदी की कोई अलग से बात यहाँ हुई थी? नहीं हुई थी। फिर देखते हैं थर्ड ऑप्शन, बच्चों की मातृभाषा को हानिकारक मानते हुए। मातृभाषा कभी भी हानिकारक नहीं हो सकती। जो मदर टंग है बच्चे की, बच्चा जो भी घर से लेके आता है वो बेस्ट है। उसकी मातृभाषा हो, उसकी आर्थिक स्थिति हो, उसकी रुचियां हो, उसकी उम्र हो, कुछ भी है, जो भी उसकी सामाजिक परिप्रेक्ष्य या पृष्ठभूमि हो, सब काम का है। बच्चों को मातृभाषा में बात करने से रोकने के लिए सख्त नियम बनाना नहीं। तो ये बाकी 3 ऑप्शन तो और खराब हैं, इसमें यही बेस्ट है सेकंड वाला, कि मातृभाषा और हिंदी के बीच समानताओं और अंतर को समझाते हुए बच्चों को नई भाषा सीखने में मदद करनी है। जहां सिमिलैरिटी है उससे कनेक्ट करेंगे, जहां अंतर है वहां बताएंगे, तो बच्चा क्या है, बेहतर भाषा सीख पाएगा। और हिंदी की बात हो रही थी यहाँ पे कि हिंदी और बंगाली में दिक्कत थी, तो आप जो चीजें कॉमन है उसकी मातृभाषा में हिंदी से मिलती जुलती हैं और जो अंतर हैं उनको समझाएंगे कि प नहीं फ यूज होगा। ठीक, तो ये बात तो सही है। फिर सेकंड ऑप्शन ही सही बचता है। हिंदी की बात हुई है इसमें क्वेश्चन में, मुझे लगा था कि नहीं हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा और बताइएगा कि क्या कहना चाहता है कवि, फटाफट से। कक्षा में एक बच्चा है जो र को ल बोलता है, ड़ को ल भी बोल सकता है, ऐसी कई चीजें हो सकती हैं, उच्चारित करता है। ठीक है बात, कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में अगर हो रही हो तो आप बता सकते हैं। एक बच्चा है कक्षा में जो र को ल बोलता है, उच्चारित करता है, जैसे राम को लाम कहता है। इस स्थिति में शिक्षक को किस प्रकार की सामग्री का उपयोग करना चाहिए? कैसे टीचिंग लर्निंग मटेरियल का इस्तेमाल करके आप इस समस्या का समाधान ढूंढेंगे कि बच्चा र को ल बोलता है। बच्चे को कठिन शब्द याद करने के लिए कहेंगे तो जो समस्या है उसको छोड़ के किसी और तीसरी बात पे चले गए। कठिन शब्द याद कराने से क्या होगा, जब यहाँ पे र को ला बोलने की समस्या है तो
कोई एक अक्षर है जिसको गलत उच्चारित कर रहा है, वो बच्चे को बोलने या कंफ्यूज कर रहा है। बच्चे को बोलने और सुनने के लिए ऑडियो सामग्री और उच्चारण अभ्यास जैसे फ्लैश कार्ड का उपयोग करना। हाँ, इससे सुधरेगी स्थिति। फिर भी थर्ड ऑप्शन देखते हैं, बच्चे को उसकी त्रुटियों के लिए डांटना। डांटना फटकारना ये किसी भी चीज का समाधान नहीं है पूरी पेडागोजी में। बच्चे को कक्षा में बोलने का मौका न देना, मौका देंगे तब जाके बात सुधरेगी, अभिव्यक्ति को नहीं रोकना है बच्चे की, तो ये भी गलत हो गया। एक ही ऑप्शन है जो बच्चे के पक्ष में जाता है, वो है बच्चे को बोलने और सुनने के लिए ऑडियो सामग्री और उच्चारण अभ्यास जैसे फ्लैश कार्ड वगैरह का प्रयोग कराना। कि जब वो ऑडियो सामग्री सुनता है, भाई अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं, अगर मैं सही भाषा का इस्तेमाल कर रही हूं और आप मेरी क्लास देख रहे हैं, तो क्या होगा, आपके वो शब्द का जो उच्चारण है वो ठीक हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो जब ऑडियो सामग्री आप बच्चे को दे रहे हैं जिसमें वो सही तरीके से उच्चारित शब्दों को, कि राम को राम बोल रहे हैं, लाम नहीं बोल रहे हैं, तो इस तरह की चीजें वो जब सही सामग्री सुन रहा होगा, फ्लैश कार्ड में उसको दिखाया जाएगा कि ये र ल में अंतर होता है, तो बात सुधर जाएगी। सेकेंड ऑप्शन इज दी राइट आंसर। ठीक, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा और फिर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाहता है, फटाक से समझेंगे और बात करेंगे इस पे। फिर क्वेश्चन नंबर क्या हो गया फोन में, क्वेश्चन नंबर 5 की जब हम बात कर रहे हैं, शिक्षकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे कक्षा में ऐसी रणनीतियों का उपयोग करें जो बच्चों में हिंदी सीखने की रुचि और उत्साह बढ़ाए। उदाहरण के लिए, यदि कोई बच्चा कहता है कि हिंदी बहुत कठिन है, मैं इसे नहीं सीख सकता, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। यानी बात क्या हो रही है कि ये महत्वपूर्ण है कि कक्षा में ऐसी रणनीति यानी ऐसी स्ट्रेटजीज का उपयोग किया जाए, ऐसे मेथड्स का उपयोग किया जाए जो बच्चों में हिंदी बोलने की रुचि बढ़ाए, हिंदी में उत्साह बढ़े, हिंदी के इस्तेमाल में उनका, क्योंकि हम हिंदी पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। उदाहरण के लिए, यदि कोई बच्चा कहता है कि हिंदी बहुत कठिन है, मैं इसे नहीं सीख सकता, यानी बच्चे को लग रहा है कि बहुत मुश्किल है यार, मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो क्या करना चाहिए एज अ टीचर। फर्स्ट ऑप्शन है, कठिन पाठों को सरल और रोचक बनाने के लिए कहानी, खेल और गतिविधियों का उपयोग करना चाहिए, यानी बच्चे को सक्रिय कर दो, एक्टिव कर दो, चलो सही लग रहा है। फिर भी सेकंड ऑप्शन पढ़ेंगे, बच्चे को हिंदी में कठिन अभ्यास देकर उसे मजबूर करना चाहिए कि वह अभ्यास के माध्यम से सीख ले। बच्चे को मजबूर कर रहे हैं, डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, डर का भय का माहौल बना रहे हैं, ये सब बच्चे के पक्ष में नहीं है, तो ये तो नेगेटिव हो गया, इसको तो हटा देंगे, है ना। थर्ड ऑप्शन है, बच्चे को उसकी मातृभाषा में पढ़ाई जारी रखने देना चाहिए। अब यहाँ पे हिंदी भी तो सीखनी है ना कभी ना कभी, अब हिंदी सीखने में कठिनाई हो रही है, तो अब मात्र कोई प्राइमरी क्लास की तो बात है नहीं, प्राथमिक कक्षा के बाद तो बाकी भाषाएं भी पढ़ेगा ना बच्चा, तो ये तो कहना गलत हो जाएगा। बच्चे को समझाना चाहिए कि भाषा सीखना एक मुश्किल और समय लेने वाली प्रक्रिया है। अब उसको पहले ही मुश्किल लग रहा है, आप और उसको मुश्किल बता दे रहे हैं, तो सही ढंग से उसको आसान और रोचक बनाएंगे। मुश्किल क्या है, कुछ भी नहीं है मुश्किल। फिर ठीक, एज अ टीचर अगर आप भी यही कहेंगे अरे मुश्किल है, तो फिर सॉल्यूशन तो निकलेगा नहीं। ठीक, तो आपको तो रुचि जागृत करनी है, जिस चीज में हमारा इंटरेस्ट होता है वो हमें मुश्किल कहाँ लगती है। प्रेम देख लीजिए, लोगों को कितने शौक से करते हैं, है ना, आसान चीज है कोई, है। वो मीम याद आ गया मुझे जो इंस्टाग्राम पे चलता रहता है, ये हमारी बहन ममता। देखो एक बार, तो ये कोई आसान काम है। कठिन पाठों को सरल और रोचक बनाने के लिए कहानी, खेल और गतिविधियों का उपयोग करना चाहिए। इंटरेस्टिंग बना दीजिए आप, रुचिकर बना दीजिए, बच्चों को गतिविधि में संलग्न रखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा और बताइएगा। छठा प्रश्न आपके सामने क्या कहता है, 6 नंबर के लिए नहीं, 1 ही नंबर का प्रश्न है। अभिकथन क्या है स्टेटमेंट, हिंदी शिक्षण में केवल व्याकरण सिखाना ही पर्याप्त है। एक तो ये केवल जहां लिखा हुआ होता है वो ज्यादातर केस में नेगेटिव है शब्द, है ना। केवल व्याकरण क्यों भाई, संदर्भ में व्याकरण सिखाइए, कहानी, कल्पना, नाटक सब कुछ सिखाइए, सिर्फ व्याकरण क्यों सिखाना है, सिर्फ ग्रामर क्यों सिखाना है, तो ये तो गलत हो गया स्टेटमेंट। कारण क्या है, भाषा अधिगम में व्याकरण के साथ साथ श्रवण, पठन, लेखन और मौखिक कौशल का भी विकास आवश्यक है। यानी जो बाकी कौशल हैं जिनको हम सुबो पाली कहते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, सभी प्रकार के कौशलों पर फोकस किया जाना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि व्याकरण और लिखने पे ही या पढ़ने पे ही फोकस करें। तो ए तो गलत ही है और आर सही है। ए गलत है परंतु आर सही है। फोर्थ ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा और बताइएगा क्या कहना चाहता है 7वां प्रश्न। ठीक, ये क्या कहता है भाई, शिक्षण के दौरान शिक्षक ने हिंदी भाषा सिखाने के लिए बच्चों को अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कराया, यानी हिंदी ट्रांसलेशन कराया इंग्लिश आपके सेंटेंसेस का। इस विधि का उद्देश्य क्या हो सकता है, ऐसा क्यों किया है। अगर आप देखेंगे ये ट्रांसलेशन, ग्रामर ट्रांसलेशन टाइप का मेथड है, यानी कि यहाँ पे बेसिकली आप भाषा को ट्रांसलेट करके सीख रहे हैं। ठीक, बच्चों को केवल व्याकरण के नियम रटाना नहीं, नियम रटाने की बात थोड़ी हुई है सिर्फ, दूसरी भाषा के माध्यम से हिंदी की संरचना और व्याकरण को सिखाना। भाई जो भाषा बच्चों को आती है, मान लीजिए हो सकता है उसको अंग्रेजी आती है और हिंदी सिखाई जा रही है, तो अंग्रेजी से हिंदी में इसलिए अनुवाद करा रहे हैं कि जो दूसरी भाषा यहाँ पे अंग्रेजी है, हिंदी की संरचना यानी हिंदी का स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें ग्रामर कैसे काम करता है, वो ट्रांसलेशन के माध्यम से आप सिखा रहे हैं।
ठीक, हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि बच्चे को अंग्रेजी आती होगी। बच्चों को हिंदी में वार्तालाप के लिए प्रोत्साहित करना वो एक अलग कहानी है, यहाँ पे ट्रांसलेशन की बात हुई है। वो फिर प्रत्यक्ष मेथड आ जाएगा या कम्युनिकेटिव मेथड आ जाएगा, जिसमें हम संप्रेषणात्मक विधि कहते हैं, जिसको बातचीत के माध्यम से भाषा सिखाना। फिर है फोर्थ ऑप्शन, बच्चों को पाठ्यपुस्तक में दिए गए प्रश्नों के उत्तर याद कराने के लिए कहना। और याद करना नहीं, बच्चा जहां एक्टिव है वो ऑप्शन बेटर है। जब आप ट्रांसलेट कर रहे हैं तो आप संरचना को समझ रहे हैं कि माय नेम इज, तो मेरा नाम ये है, तो उसमें संज्ञा कहेंगे, उसमें नाउन कहेंगे, दोनों भाषाओं की संरचना वो बेहतर तरीके से समझ पाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा और बताइएगा कौन सा एक प्रश्न है जो सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि कक्षा में एक बच्चा अपनी बात स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पाता है, यानी खुद को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा क्लियरली, और शब्दों का उच्चारण ठीक से नहीं कर पा रहा, यानी शब्दों को भी ठीक से उच्चारित नहीं कर पाता, यानी प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा ठीक से शब्दों को, उसका प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है, और दूसरा स्पष्ट रूप से खुद को व्यक्त भी नहीं कर पा रहा, क्लियरली खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। ठीक, अब क्या होगा, ऐसे में शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है, बच्चे की समस्या को नजरअंदाज कर देना चाहिए, क्योंकि यह समय के साथ ठीक हो जाएगी। देखिए, नजरअंदाज करके समस्या का समाधान नहीं निकलेगा, ये एक बड़ी समस्या है। फिर है सेकंड ऑप्शन, बच्चे को बार बार सही उच्चारण करने के लिए बाध्य करना चाहिए। देखिए, बाध्य करना, मजबूर करना, डांटना, फटकारना, ये सब नेगेटिव शब्द हैं, इनको इस्तेमाल आपको नहीं करना है पेडागोजी में एज अ टीचर। थर्ड ऑप्शन है, बच्चे की समस्या को समझते हुए उसे आसान और रोचक गतिविधियों के माध्यम से भाषा सुधारने का अवसर देना। ये बात भी सही है। बच्चे को व्याकरण के नियम रटाने पर जोर देना, रटवाने की बात तो आप करेंगे ही नहीं। तो ऑप्शन क्या सही है? एक ही ऑप्शन सही है, बच्चे की समस्या को समझते हुए, यानी उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो क्यों नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा या अभिव्यक्त कर पा रहा अपने बात को, या व्यक्त कर पा रहा, उसे आसान और रोचक गतिविधियों के माध्यम से भाषा सुधारने का अवसर देंगे। लैंग्वेज के गेम होते हैं, भाषा के कुछ और ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिसमें वो खेल खेल में सीख जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो सही है। पहले कारण जानेंगे, समस्या को समझेंगे और फिर उसका समाधान ढूंढेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा और बताइएगा प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है। कक्षा में शिक्षक ने हिंदी सिखाने के लिए अनुवाद के बजाय, यानी ट्रांसलेशन की बजाय सीधे हिंदी का प्रयोग किया। यानी ट्रांसलेट नहीं कर रहे हैं आप लैंग्वेज को, जो भी बच्चे की मदर टंग है, हिंदी हो, सॉरी इंग्लिश हो, पंजाबी हो, कुछ भी हो, उससे आप ट्रांसलेट नहीं कर रहे हिंदी को, आप सीधा हिंदी में ही बात कर रहे हैं। यानी जिस भाषा को सिखाना चाहते हैं उसी भाषा में बातचीत कर रहे हैं, उसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मातृभाषा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। प्रत्यक्ष विधि कहते हैं इसको, कि जब आप जो लक्ष्य भाषा है, जिसको टारगेट लैंग्वेज कहते हैं, जिसको सिखाने के लिए आप टारगेट कर रहे हैं, जो यहाँ पे हिंदी है, जब आप लक्ष्य भाषा को सिखाने के लिए लक्ष्य भाषा का ही इस्तेमाल करते हैं, यानी टारगेट लैंग्वेज को सिखाने के लिए टारगेट लैंग्वेज का ही यूज कर रहे हैं, तो उसको प्रत्यक्ष मेथड या डायरेक्ट विधि कहते हैं, कि डायरेक्ट उसी लैंग्वेज से उसी लैंग्वेज को आप सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे आप इसको समझिए कि जब इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की अगर हम बात करें, जहां पे हिंदी बोलने पे ही फाइन है मान लीजिए, तो इसका मतलब क्या है, या जहां पे इंग्लिश में ही बात हो रही है पूरे टाइम, तो इंग्लिश से ही आप इंग्लिश बोल करके ही डायरेक्ट, या इंग्लिश यूज करके ही आप इंग्लिश को सीख रहे हैं, ना कि ट्रांसलेशन करके। ठीक, तो ये डायरेक्ट मेथड होता है जिसमें मदर टंग का, मातृभाषा का प्रयोग नहीं हो रहा है। ठीक, प्रत्यक्ष विधि का उद्देश्य क्या है भाई? ये जो डायरेक्ट मेथड है, इसका उद्देश्य ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पहला ऑप्शन है, बच्चों को बिना व्याकरण सिखाए भाषा के दैनिक प्रयोग में निपुण बनाना। तो आप देखेंगे बहुत सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के बच्चे जो हैं वो अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हैं, बेशक उन्होंने ग्रामर या व्याकरण उनकी हिंदी मीडियम वालों से कई बार कमजोर हो, लेकिन क्योंकि उन्होंने वो भाषा यूज करके बोलना सीखा है, तो वो बोलचाल में, दैनिक भाषा के डेली यूज में उनकी अच्छी लैंग्वेज पे पकड़ हो जाती है, स्पोकन लैंग्वेज पे। बात तो सही लग रही है। फिर भी सेकंड ऑप्शन देखते हैं, बच्चों को केवल व्याकरण पर ध्यान केंद्रित करना। व्याकरण की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही, जब आप भाषा के इस्तेमाल से सीख रहे हैं तो डायरेक्ट व्याकरण थोड़ी रट रहे हैं आप। फिर आता है थर्ड ऑप्शन, बच्चों को मातृभाषा का अधिक प्रयोग करने देना। मातृभाषा का तो प्रयोग वर्जित है इसमें, यानी मदर टंग तो यूज ही नहीं हो रही इस मेथड में। डायरेक्ट जिस भाषा को सिखाना चाह रहे हैं, जो कि हिंदी है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हिंदी देख के ये मत सोच लेना सारी दुनिया की मातृभाषा, सारे बच्चों की भाषा, भारत में मातृभाषा जो है हिंदी होगी। ठीक है ना, हिंदी यहाँ पे टारगेट लैंग्वेज या एक लक्ष्य भाषा के रूप में काम कर रही है, जिसको आप सिखाना चाह रहे हैं। बच्चों को दूसरी भाषा में सोचने और लिखने के लिए प्रेरित करना। देखो, यहाँ पे भाषा के इस्तेमाल से आप भाषा सीख रहे हैं, या डायरेक्ट उस लैंग्वेज को यूज करके आपका जो बातचीत डेली हो रही है उसमें बच्चा बेहतर हो रहा है, पारंगत हो रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, व्याकरण सिखाए बिना, यानी ऐसा नहीं आपको कोई व्याकरण के नियम, भाषा को डायरेक्ट यूज करके आप मे आई कम इन मैम, अब इसमें जरूरी नहीं बच्चों को आपने पहले व्याकरण सिखाया होगा। ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 फटाफट से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ये देखिएगा, अभिकथन है और कारण है। स्टेटमेंट क्या है भाई, हिंदी शिक्षण में रचनात्मक लेखन गतिविधियां बच्चों की भाषा की समझ को बढ़ाने में सहायक होती हैं। यानी जो हिंदी लैंग्वेज टीचिंग है उसमें जब आप क्रिएटिव राइटिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज करा रहे हैं, बच्चे कोई ऐसे लिख रहे हैं, किसी तीज त्योहार पे लिख रहे हैं, अपनी सोच नए ढंग से व्यक्त कर रहे हैं, तो ये
समझ बेहतर होगी बच्चे की, हाँ भाई वो कुछ नया सोच रहा है अपनी मर्जी से, ट्रू है ये बात। रीजन क्या है इसका? रचनात्मक लेखन बच्चों को अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्रता देता है। यानी जो क्रिएटिव राइटिंग है वो अपनी भाषा, अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे, अपने तरीके से व्यक्त करेंगे, कुछ नया लिखेंगे, किसी को पत्र लिख रहे हैं जन्मदिन पे, किसी को लेटर लिख रहे हैं, किसी और फॉर्मल भी अगर वो, तो अपने आप को व्यक्त करने का उनका तरीका, उसमें तो हालांकि फॉर्मल लेटर्स में तो पहले से ही सेट पैटर्न होता है। तो ए और आर दोनों सही है, और सही स्पष्टीकरण भी है जो आपका ए है, वो जो आर है ए का। ठीक, रचनात्मकता बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा और बताइएगा क्या कहता है 11वां प्रश्न। देखिएगा, ये कह रहा है कक्षा में उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से शिक्षक बच्चों की भाषा सीखने की प्रगति को मापना चाहते हैं। उपलब्धि परीक्षण समझते हैं आप? अचीवमेंट टेस्ट के माध्यम से कि कितना अचीव कर लिया, जो उद्देश्य निर्धारित हुए थे वो किस हद तक अचीव हो गए हैं, ये उपलब्धि प्रश्न पत्र के माध्यम से जांचा जाता है। ठीक, तो कक्षा में उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से शिक्षक बच्चों की भाषा सीखने की प्रगति को मापना चाहता है, यानी कितना प्रोग्रेस की है बच्चे ने भाषा को लेकर के। ये अचीवमेंट टेस्ट या उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से पता लगेगा कि 4 चैप्टर पढ़े थे या ये पढ़ा था, ये सीख पाया कि नहीं सीख पाया। इसका उद्देश्य क्या होगा बता दिया मैंने आपको, उद्देश्य कितना सीख पाया। पहला ऑप्शन है बच्चों के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उन्हें सुधारने के लिए सुझाव देना। चलो हो सकता है बच्चों को उनके प्रदर्शन के आधार पर श्रेणियों में बांटना, यानी कैटेगरीज में बांटना, ये काम नहीं करना है। केवल बच्चों को परीक्षा के लिए बांटना नहीं है, बच्चे को केवल बच्चों को परीक्षा के लिए तैयार करना, ये भी कोई सिखाने का लक्ष्य नहीं है कि सिर्फ एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाएं। दुर्भाग्य है हमारा कि हम ज्यादातर एग्जाम्स के लिए पढ़ते रह जाते हैं। बच्चों पर अधिक पाठ्यक्रम का बोझ डालना, ये भी एक नेगेटिव बात है कि आपने सिलेबस का बोझ डाल दिया। एक ही ऑप्शन है जहां बच्चा एक्टिव है, और जहां बच्चा एक्टिव हो वो ऑप्शन बेस्ट है। बच्चों के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उन्हें सुधारने के लिए सुझाव देना, पता चलेगा कितनी उपलब्धि हो गई है। एक तो इसका ये उद्देश्य है कितना अचीव कर लिया, जो ऑब्जेक्टिव सेट हुए थे, जो उद्देश्य निर्धारित हुए थे वो कितने प्राप्त हो पाए, किस हद तक, और दूसरा कहां कमी रह गई और उसको फिर सुधारा जा सकता है। तो ठीक है दीक्षा, फर्स्ट ऑप्शन ही एकमात्र सही उत्तर है, बाकी तो बनते ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, ये क्या होता है भाई 12वां सवाल, फटाफट से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है शिक्षक के रूप में आप देखते हैं कि एक बच्चा घ और ग के उच्चारण में बार बार गलती करता है, इसका निदानात्मक समाधान क्या हो सकता है? निदानात्मक यानी डायग्नोस्टिक, यानी आप कैसे निदान करेंगे, और निदान कर लिया फिर उसके बाद रेमेडी कैसे देंगे, यानी उपचार कैसे करेंगे। ठीक, ये निदानात्मक परीक्षण होता है जिसमें पहले निदान करके कारण पता करते हैं कहाँ कमी रह गई, और फिर उपचारात्मक शिक्षण यानी रेमेडियल टीचिंग देके सुधारते हैं, दोबारा से नए तरीके से पढ़ाएंगे या जहां भी दिक्कत है उसको सुधारेंगे। ये निदानात्मक परीक्षण में या निदानात्मक समाधान में शामिल है। तो एक बच्चा है घ और ग के उच्चारण में बार बार गलती करता है, यानी घर बोलना है तो घर बोल देता है, अगर बोलना है तो घर बोल देता है, मतलब ग और घ के उच्चारण में उसको है दिक्कत। पहला ऑप्शन है बच्चे को बार बार सही उत्तर रटाने के लिए कहेंगे। रटाना तो अपने आप में ही नेगेटिव हो गया है ना, एक कीवर्ड का भी सेशन लेना जल्दी ही, आप लोगों ने कल भी याद दिलाया था। बच्चे को अकेला छोड़ देना ताकि वह खुद अपनी गलती सुधारे। आप खुद से कैसे सुधारेगा, जब वो स्ट्रगल कर रहा है तो आपको फोकस तो कराना पड़ेगा। बच्चे की समस्या को समझकर उच्चारण सुधारने के लिए विशेष गतिविधियां जैसे कि फ्लैश कार्ड और श्रवण अभ्यास कराना। यहाँ पे बच्चा एक्टिव है, जहां बच्चा एक्टिव है वो उत्तर सही है। सिंपल, सरल, सुंदर, सस्ती बात। फोर्थ ऑप्शन है बच्चे को अन्य बच्चों के साथ व्याकरण अभ्यास कराना। देखो यहाँ पे व्याकरण अभ्यास से बात नहीं चलेगी, उसको उच्चारण में दिक्कत है, यहाँ नियम की दिक्कत नहीं है बच्चे को, ठीक है ना। तो बच्चे की समस्या को समझकर उच्चारण सुधारने के लिए विशेष गतिविधि, आप विशेष एक्टिविटी कराओगे, फ्लैश कार्ड से दिखाओगे क्या अंतर होता है दो शब्दों के उच्चारण में, घर ऐसा दिखता है, घर ऐसा दिखता है ना। श्रवण का अभ्यास कराओगे कि वो सही से सुनेगा, अगर तो सही से बोलेगा भी, तो ऑडियो कुछ डिवाइस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा क्या कहना चाहता है फटाक से। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहना चाहता है देखेंगे। ये कहता है भाषा के बिना विचार अभिव्यक्त नहीं किए जा सकते और विचार के बिना भाषा का कोई अर्थ नहीं है। इस संदर्भ में शिक्षक के रूप में आपको बच्चों में भाषा और विचारों के विकास के लिए क्या करना चाहिए। यानी भाषा अगर नहीं है तो मैं विचार कैसे व्यक्त करूं, और विचार ही नहीं है तो भाषा का क्या फिर रोल बचा। अब भाषा और विचार के बीच संबंध को कौन सा ऑप्शन बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करता है। धीरे धीरे क्वेश्चंस मुश्किल होते जाएंगे, 30वें सवाल तक देखते रहिएगा। तो अगर हम बात करें, फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों को केवल व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए ताकि वे भाषा को सही तरीके से लिख सकें। देखो सिर्फ व्याकरण का अध्ययन करने से भाषा और विचार का कोई उत्पत्ति हो जाएगी, यहाँ लिखने की बात तो हो भी नहीं रही थी। बच्चों को नई नई गतिविधियों और वार्तालाप का अवसर देकर उनकी भाषा और सोचने की क्षमता को प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी उनको नई नई एक्टिविटीज करा रहे हैं जहां वार्तालाप का अवसर मिल रहा है, यानी बोलने का, भाषा के इस्तेमाल का उनको अवसर मिलेगा, कम्युनिकेशन का, और उनकी भाषा की सोचने और उनकी भाषा और सोचने की क्षमता, यानी भाषा भी बेहतर होगी जब वो
चर्चा, परिचर्चा, डिबेट, डिस्कशन, वार्तालाप, कम्युनिकेशन, ये सब करेंगे और सोच भी बेहतर होगी, क्योंकि जब आप बोल रहे हैं तो आप सोच भी रहे हैं, बिना सोचे कैसे बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये बात भी सही है। थर्ड ऑप्शन है बच्चों को रटने के लिए प्रेरित, ये तो अपने आप में ही फिर नेगेटिव हो गया। केवल पाठ्यपुस्तक के प्रश्नों के उत्तर लिखने पर, तो सिर्फ उत्तर लिखने पे, ये भी रट्टाफिकेशन ही है। तो एक ही ऑप्शन यहाँ बेहतर है कि बच्चों को जब आप कम्युनिकेशन में या एक्टिविटी कराते हैं, जो कि यहाँ पे कम्युनिकेशन है, तो वो उसका सोचने की और समझने की क्षमता भी बेहतर होगी, भाषा और चिंतन दोनों ही बेहतर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, अगेन थोड़ा सा लेंदी है बट आप कोशिश कीजिए, आसान ही है। त्रिआयामी शिक्षण दृष्टिकोण में संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव एस्पेक्ट, भावनात्मक या संवेगात्मक अफेक्टिव, और कौशलात्मक यानी साइकोमोटर आयामों का विकास होता है। यदि कक्षा में शिक्षक का उद्देश्य बच्चों की भाषा समझने की क्षमता के साथ साथ उनके भावनात्मक और व्यावहारिक विकास को बढ़ावा देना है, तो वह कौन सी विधि अपनाए। जो बीएस, ये दोनों के लिए भाई, पेपर 1 पेपर 2 सबके लिए है, क्योंकि सिलेबस सेम ही है। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो आपको एक चीज देखनी है यहाँ पे, त्रिआयामी से मतलब क्या है। वैसे ट्राइपोलर एजुकेशन अलग होती है, उसमें फिर आपका टीचर है, स्टूडेंट है और एनवायरमेंट है, ये जॉन डुई का है। लेकिन ये जो त्रिआयामी की यहाँ ये बात कर रहे हैं, वो है बीएस ब्लूम का टैक्सोनॉमी, है ना, ब्लूम का वर्गीकरण, जिसमें उन्होंने अधिगम के अलग अलग क्षेत्र की बात की है, पक्षों की बात की है। वो सीएपी कैप से मैं आपको बताती ही हूँ। सीएपी कैप बोले तो कॉग्निटिव मतलब संज्ञान यानी दिमाग की बात हो रही है, अफेक्टिव यानी बच्चे के इमोशंस भी जुड़े, दिल भी जुड़े, दिमाग भी जुड़े, और फिजिकल एक्टिविटी भी, आप उसको हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट भी करा रहे हो। तो ये तीनों जब जुड़ जाते हैं तो बेहतर अधिगम होता है, ठीक। अब कक्षा में यदि शिक्षक का उद्देश्य बच्चों की भाषा समझने की क्षमता के साथ साथ उसके भावनात्मक और व्यावहारिक विकास, वो इस्तेमाल भी कर पाए, है ना, और नाटक का मंचन करना है मान लीजिए, वो भी करे, इमोशनली भी कनेक्टेड हो चैप्टर उससे, तो क्या करेंगे आप। पहला ऑप्शन है बच्चों को केवल व्याकरण और शब्दावली, एक तो ये केवल शब्द ही नेगेटिव हो जाता है, सिर्फ व्याकरण और वोकैबुलरी रटवाते रहेंगे तो इससे रटंत विद्या हो जाएगी, ये अर्थपूर्ण अधिगम नहीं होगा। इसमें तीनों पहलू नहीं जुड़ पाएंगे, दिल, दिमाग और हाथ, यानी एक्टिविटी नहीं हो पा रही। बच्चों को समूह चर्चा, यानी जब वो ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, कहानी लेखन, जब आप खुद से कहानी लिख रहे हैं, और नाटक गतिविधियों में नाटक का मंचन कर रहे हैं कि कोई सूर्पणखा बना हुआ है, कोई रावण बना हुआ है, तो अब यहाँ पे आप फिजिकली भी एक्टिव हो गए, साइकोमोटर डोमेन आ गया, कौशलात्मक कौशल की जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ, इमोशंस भी, क्योंकि कोई भी आप नाटक का मंचन कर रहे हैं या कोई कहानी लिख रहे हैं तो उसमें इमोशंस भी आते हैं, और संज्ञान यानी दिमाग का तो इस्तेमाल होगा ही, क्योंकि बिना सोचे आप कैसे तो चर्चा करेंगे। तो तीनों बातें शामिल हो गई। फिर भी बाकी ऑप्शन पढ़ेंगे, बच्चों को केवल पाठ पढ़ने और उत्तर लिखने, तो ये तो रटना ही हो गया, इसमें रटना साफ साफ ही लिखा हुआ है, तो वो होगा नहीं। तो सेकेंड ऑप्शन इज दी ओनली राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा और फिर बताइएगा क्या कहना चाहता है कवि नहीं एग्जामिनर, फटाफट से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, एक शिक्षक ने कक्षा में हिंदी पढ़ाते समय निम्नलिखित दृष्टिकोण अपनाए, यानी कुछ पर्सपेक्टिव हैं, 4 यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं जो हिंदी पढ़ाते हुए एक टीचर ने जिन पर्सपेक्टिव्स को अपनाया है, परिप्रेक्ष्यों या दृष्टिकोणों को अपनाया है। पहला है बच्चों से पाठ पढ़वाना और उसमें कठिन शब्दों के अर्थ समझाना, यानी आप बच्चों कह रहे हैं कि एक काम करो, पाठ पढ़ो, जो पढ़वाया नहीं जाता पाठ, टीचर एक बच्चे को खड़ा किया जाता है, फिर वो जो है चैप्टर रीडिंग करेगा, ये होता है क्लासरूम में, ठीक है, और कठिन शब्दों के अर्थ समझाना, ठीक है। बच्चों को कहानी के पात्रों पर चर्चा करने के लिए कहना कि कहानी में ये पात्र थे मान लीजिए, है ना, एक तेनालीराम था और ये था वो था, तो उन पे चर्चा करो, कौन सा पात्र कैसा था। फिर आता है थर्ड, भाषा, पात्र का मतलब है यहाँ कैरेक्टर से, तो कहानी में स्टोरी में कैरेक्टर्स होते हैं ना, मूवी में भी कैरेक्टर्स होते हैं। भाषा कौशल विकसित करने के लिए छोटे छोटे समूह में लेखन गतिविधियां कराना, यानी आप ग्रुप में लिखवा रहे हैं, ग्रुप राइटिंग करा रहे हैं, इसमें भी बच्चा एक्टिव है, यहां भी बच्चा एक्टिव है और यहां भी बच्चा एक्टिव है। फोर्थ ऑप्शन देखना, बच्चों को सीखने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए व्यक्तिगत मदद करना, अगर जरूरत पड़ रही है तो बच्चों को आप हेल्प कर रहे हैं इंडिविजुअली भी। सिंपल, आपको एक बिल्कुल क्या कहें उसको, एकदम रामबाण इलाज टाइप की बात है, जहां बच्चा एक्टिव है वो ऑप्शन बेस्ट है पूरी पेडागोजी में। तो ये चारों ही बातें सही है, चारों जगह पे बच्चा जो है बेहतर है और भाषा की समझ विकसित होगी यदि चारों में से चारों ही ऑप्शन वो यूज करेगा। तो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 पे देखिएगा और ये पूछिएगा कि क्या पूछ रहा है सवाल। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए फटाफट से और बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 है, हिंदी शिक्षण के दौरान शिक्षक को बच्चों के बीच संवाद यानी डिस्कशन, ठीक, तो बच्चों के बीच डिस्कशन हो रहा है और वार्तालाप को प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी बातचीत हो रही है, ठीक, किसी टॉपिक पे डिस्कशन या नॉर्मल बातचीत हो रही है, इसको प्रोत्साहित यानी बढ़ावा देना चाहिए। शिक्षक ने बच्चों को वृक्षों का महत्व यानी ट्रीज का क्या इंपॉर्टेंस है विषय पर चर्चा करने और फिर उस पर एक लेख लिखने के लिए कहा। ऐसा करने का उद्देश्य क्या हो सकता है, यानी चर्चा परिचर्चा डिस्कशन हो रहा है, कम्युनिकेट कर रहे हैं बच्चे, टॉपिक दिया गया है, क्या टॉपिक है, वृक्षों का महत्व यानी व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, तो पेड़ों का क्या महत्व है, इस पे चर्चा करने को कहा गया है। इसका उद्देश्य इस
चर्चा का उद्देश्य क्या हो सकता है, इसका ऑब्जेक्टिव या गोल क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन है केवल बच्चों के व्याकरण ज्ञान को परखना। चर्चा में यहाँ पे व्याकरण की थोड़ी बात हो रही है कि नियम कायदे कानून की बात थोड़ी हो रही है, वो तो लिखवा लेते फिर। सेकंड ऑप्शन है बच्चों को रचनात्मक सोच यानी क्रिएटिव थिंकिंग, विचारों की अभिव्यक्ति, यानी जो विचार उनके पास हैं पेड़ों को लेकर के, जो भी उनके पास इंफॉर्मेशन है उस पर वो चर्चा करेंगे, तो अब एक्सप्रेस करेंगे खुद को। और लिखित भाषा कौशल विकसित करने का अवसर दिया है। हाँ, लेख लिखने की भी बात हुई है ना, तो लिखित भाषा भी विकसित होगी। लेकिन थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को भी चेक करेंगे। बच्चे को विषय के बारे में रटने के लिए प्रेरित करना, ये तो नेगेटिव हो गया। बच्चों को सटीक उत्तर देने के लिए दबाव डालना, ये एकदम बेकार बात है। दबाव डालना, रटना, डांटना, ये सब बेकार बात है। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। जहां बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है वो ऑप्शन बेस्ट है, सिंपल। तो रचनात्मक चिंतन बढ़ेगा, विचारों की अभिव्यक्ति होगी, लिखने का कौशल भी व्यक्त होगा, क्योंकि लेख लिखने को कहा है कि क्यों पेड़ हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमें ऑक्सीजन देते हैं, वट एवर बच्चा लिखेगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 17th नंबर क्वेश्चन है, 17वां सवाल कहता है भाषा शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए। यानी जब टीचर जो है, लैंग्वेज टीचर की क्या भूमिका होगी लैंग्वेज को पढ़ाते समय। तो क्या पूछा है हमसे, कक्षा में हिंदी सिखाने के दौरान शिक्षक ने बच्चों को निम्नलिखित गतिविधियां कराई हैं। तो हिंदी टीचर हैं और वो ये एक्टिविटीज कराते हैं कक्षा में। पहला है समूह में कहानी लेखन, यानी ग्रुप में कहानी लिखवाई जा रही है, चलो बच्चा एक्टिव है। पाठ के कठिन शब्दों का अर्थ निकालने के लिए शब्दकोश का प्रयोग, यानी बच्चा डिक्शनरी का इस्तेमाल कर रहा है खुद से और कठिन शब्दों को देख रहा है, ये भी एक अच्छी हैबिट है। फिर आता है बच्चों को चित्र देखकर अपने विचार व्यक्त करने के लिए कहना, यानी जो चित्र हैं उनको देख के, जो पिक्चर्स होती है ना कई बार किताब में, उनको लेके क्या विचार आ रहे हैं उस पर बात करना। इन सभी प्रयासों का उद्देश्य क्या है? भाषा बेहतर हो रही कुल मिलाकर के। पहला है बच्चों को केवल पाठ्यपुस्तक के आधार पर सीखने नहीं, भाई बच्चे एक्टिव हैं, सिर्फ पाठ्यपुस्तक या टेक्स्ट बुक की रटने की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। फिर आता है सेकंड ऑप्शन, बच्चों की भाषा कौशल, रचनात्मकता और आत्म अभिव्यक्ति को बढ़ावा देना। हाँ, बच्चा यहाँ ज्यादा एक्टिव है। बच्चों को रटने और परीक्षा के लिए तैयार करना, ये एकदम खराब है। केवल व्याकरणिक ज्ञान नहीं, बच्चा इस्तेमाल भी कर रहा है, तो यहाँ तो बाकी ऑप्शन इतने कमजोर हैं कि आप डायरेक्ट सेकंड ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, वाइगॉत्स्की के बारे में बात हो रही है। वाइगॉत्स्की और प्याजे से भाषा में भी क्वेश्चन आते ही हैं, क्लियर है मैम? चलिए ठीक है दीक्षा, दिव्यासा, मंताशा, चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? 30 सवाल हैं टोटल, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, इतने में कुछ कमेंट्स भी देख लेती हूँ, है ना, और इतने आप लाइक शेयर करके कमेंट करके आराम से बैठ जाओ और क्वेश्चन पढ़ के बताओ मुझे, ठीक है बात या नहीं है? ठीक है, ओके यार, कुछ क्वेश्चन ईजी भी लगाने पड़ेंगे, कुछ क्वेश्चन ईजी आते भी हैं, नेक्स्ट में लेवल थोड़ा सा और मुश्किल कर देंगे, ठीक। देखिए, भाषा क्वेश्चन पढ़ के समझ पा रहे हैं, यानी वो भी इंपॉर्टेंट है। वाइगॉत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार भाषा एवं चिंतन के बीच का संबंध क्या है और यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत आप समझते हैं, सोशियो कल्चरल जो आपकी थियोरी है वाइगॉत्स्की की, चिंतन के बीच का संबंध क्या है। देखो, आसान क्वेश्चन आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, तो वो भी महत्वपूर्ण है एट टाइम्स, किसी सेट में बहुत मुश्किल, किसी में आसान, किसी में मॉडरेट। तो एवं चिंतन के बीच का क्या संबंध है, यानी लैंग्वेज और थिंकिंग के बीच में या लैंग्वेज और थॉट के बीच में क्या संबंध है, इस पे बात हो रही है वाइगॉत्स्की के अनुसार। और यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कैसे महत्वपूर्ण है थिंकिंग और लर्निंग। इंग्लिश पेडागोजी भी कराऊंगी, डोंट वरी। भाषा केवल संचार का माध्यम है और चिंतन से स्वतंत्र है, यानी सिर्फ कम्युनिकेशन का एक माध्यम है और सोचने में इसका कोई रोल नहीं है। नहीं भाई, भाषा के माध्यम से हम सोचते हैं, बहुत बेहतर अपनी समझ भी करते हैं, तो ये कहना गलत होगा। चिंतन और भाषा का कोई संबंध नहीं है, ये कहना तो एकदम ही गलत होगा, वाइगॉत्स्की ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। फिर है भाषा और चिंतन एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और भाषा अधिगम प्रक्रिया का मुख्य साधन है। सुनने में बात अच्छी लग रही है, फिर भी फोर्थ ऑप्शन देखेंगे, भाषा और चिंतन विकासशील अवस्था में अलग अलग कार्य करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप बताइए? भाषा और चिंतन एक दूसरे पर निर्भर हैं और भाषा अधिगम प्रक्रिया का मुख्य साधन है, यानी एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं, एक टाइम के बाद मर्ज होते आते हैं। जो आपका लैंग्वेज और थॉट है, और लैंग्वेज जो है वो एक इंपॉर्टेंट टूल है, किसका? हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, सीखने का या हमारे अधिगम का। तो लैंग्वेज और थॉट शुरुआती सालों में अलग अलग चलते हैं, भाषा अलग, विचार अलग, पैरेलली चलते हैं, समानांतर चलते हैं, और 3 साल के बाद जाकर के मर्ज हो जाते हैं, ये वाइगॉत्स्की कहते हैं। ऐसा नहीं कि ये अलग अलग ही काम करते रहते हैं। और विकासशील अवस्था का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं ये हमें पता नहीं है, इससे बेहतर ऑप्शन थर्ड है, नहीं तो हम इसके साथ भी चले जाते। शुरुआत के 3 साल में होता है, या तो ऐसा इन्होंने कुछ लिखा होता, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि 3 साल के बाद भी तो विकासशील ही है अवस्था, ऐसा थोड़ी किताब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, प्याजे से एक सवाल है, फटाफट से आप लोग जवाब देंगे। क्या कहना चाहते हैं प्याजे? प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में आत्मसात और समायोजन की प्रक्रियाएं हैं। आत्मसात बोले तो एसिमिलेशन और समायोजन बोले तो एकोमोडेशन की प्रक्रियाएं हैं, ये 2 प्रोसेस हैं। और
ये बच्चे की अधिगम प्रक्रिया को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, आपको ये देखना है। पहला ऑप्शन है आत्मसात और समायोजन केवल वयस्कों के लिए उपयोगी होते हैं। नहीं भाई, बच्चा जन्म से, जैसे ही बचपन से बेसिकली जब से उसको भाषा या जो आसपास चीजें वो देखना शुरू करता है, समायोजन और आत्मसातीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, क्योंकि अनुकूलन की प्रक्रिया, अपनी समझ विकसित करने की प्रक्रिया डे 1 से शुरू हो गई है कहीं ना कहीं। ठीक, तो ये तो गलत होगा। आत्मसात का अर्थ है नई जानकारी को पुराने ढांचे में फिट करना, यानी एड दी कुछ तो इस तरह का कि एड न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीम, एड समथिंग इनटू योर एग्जिस्टिंग स्कीमा, वो है आपका एसिमुलेशन। बात तो सही हो रही है। जबकि समायोजन में पुराने ढांचे को नई जानकारी के अनुसार बदलना। समायोजन बोले तो एकोमोडेशन, इसमें जो पुराने ढांचे को, जो आपका स्कीमा है, उसको आप मॉडिफाई कर रहे हैं नई इंफॉर्मेशन के बेस पे। यही तो दोनों की डेफिनेशन है। आत्मसात में आप जोड़ रहे हैं एग्जिस्टिंग स्कीमा में, वर्तमान जानकारी में, जानकारी का मतलब यहां स्कीमा से है, पूर्व ज्ञान में बेसिकली। दोनों प्रक्रियाएं बच्चों के अनुभवों को नजरअंदाज करती हैं, ये कहना एकदम गलत होगा। अनुभवों के आधार पर ये प्रक्रियाएं चल रही हैं। आत्मसात और समायोजन केवल भाषा के विकास से संबंधित है, ऐसा कहना भी गलत होगा। इस संज्ञान के विकास से संबंधित है, समझ के विकास से संबंधित है, आपके दिमाग के विकास से संबंधित है। तो आत्मसात, और ये भाषा में भी लागू होती है ये बात। तो सेकंड ऑप्शन इज द बेस्ट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। 20वां सवाल कुछ तो बात करने की कोशिश कर रहा है अर्जन और अधिगम के बीच में, जिसपे 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही है। ये सारे टॉपिक पेपर में पूछे जाते हैं क्योंकि सिलेबस का पार्ट है। ठीक, तो टॉपिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन को कैसे भी हेर फेर के बनाया जा सकता है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के बीच मुख्य अंतर क्या है? देखो, जब ये पुराने जमाने में यानी 2016-18 में ये सवाल आता था तो 1 लाइन में पूछ लेता था, और मुख्य अंतर होता था वातावरण का। अगर आपको किसी भाषा के लिए वातावरण मिला है, एनवायरमेंट मिला है, तो आप उस भाषा को अर्जन कर लेंगे, यानी आप एक्वायर कर लेंगे। यानी आप अमेरिका में रहते हैं तो अंग्रेजी आपने एक्वायर कर ली, भाषा आप हिंदी आपने एक्वायर कर ली, अर्जित कर ली यदि आप इंडिया में रहते हैं। वातावरण का मुख्य अंतर होता है। ठीक, अब यहाँ पे लेकिन पूछा कुछ और है। और शिक्षक भाषा अर्जन को बढ़ावा देने के लिए क्या रणनीतियां अपनाएं? अर्जन को इसलिए क्योंकि अर्जन नेचुरल प्रक्रिया है, बहुत ही ज्यादा, और प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिसमें किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ रही। आप एनवायरनमेंट से ही भाषा को एक्वायर कर लेते हैं, अर्जित कर लेते हैं, सीख लेते हैं, उठा लेते हैं। भाषा अर्जन औपचारिक शिक्षण प्रक्रिया पर निर्भर करता है, जबकि भाषा अधिगम स्वाभाविक रूप से होता है। उल्टा बोल दिया इन्होंने। अर्जन जो है वो स्वाभाविक रूप से होगा, और अधिगम में प्रॉपर औपचारिक शिक्षण लगता है, लर्निंग में एफर्ट और प्रैक्टिस लगती है। अर्जन एक्विजिशन को कहते हैं, जो आपने बस इम्बाइब कर लिया, आपने उठा लिया है, एनवायरमेंट से भर लिया है अपने अंदर। तो ये तो उल्टा कह दिया इन्होंने। भाषा अर्जन स्वाभाविक और अनौपचारिक प्रक्रिया है, इनफॉर्मल है, जो आप अपने एनवायरमेंट से कार्टून देख के, मम्मी पापा को बात करते हुए देख के, मूवी देख के, आस पड़ोसियों को सुनते हुए, लड़ते हुए देख के, वॉटेवर आप जो दिमाग में भर ले रहे हैं, भाषा जहां से आप सीख ले रहे हैं, पहली भाषा जो मातृभाषा होती है आपकी, आप उसको एक्वायर कर लेते हैं। मल्टीपल भाषाओं को भी आप अर्जित कर सकते हैं, ऐसा नोम चॉम्स्की कह रहे हैं। जबकि भाषा अधिगम औपचारिक शिक्षण पर आधारित है। ये बात सही है कि लैंग्वेज लर्निंग, भाषा अधिगम, इसके लिए आप व्याकरण पढ़ते हैं, स्कूल में जाते हैं, ABCD सीखते हैं, 70 चीजें करते हैं, वो लर्निंग है। ये बात सही है। थर्ड ऑप्शन क्या है? भाषा अर्जन केवल व्याकरण सिखाने पर केंद्रित है। व्याकरण सिखाना, इसमें व्याकरण अपने आप सीख जाता है व्यक्ति, कोई अलग से व्याकरण नहीं सिखाया जाता भाषा अर्जन में। अगर मैंने हिंदी अपने एनवायरमेंट से सीखी तो व्याकरण जरूरी नहीं मैंने वहां सीखा, व्याकरण मैंने स्कूल में जाकर के सीखा होगा। तो भाषा अर्जन में व्याकरण का कोई अलग से शिक्षण होता नहीं है। भाषा अर्जन केवल वयस्कों के लिए होता है, ऐसा नहीं। उपयोगी है सिर्फ नहीं भाई, बच्चा जन्म से ही भाषा आसपास सुनता है और अर्जित करता है। तो सेकंड ऑप्शन ही यहाँ सही है।